हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। मैं हूं निर्देश। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो करंट अफेयर्स के सेशन में हमने लास्ट सेशन में जो है नवंबर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया है, रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज जैसे कि आप सभी समझते होंगे, है ना, कि जब दो सेम जेंडर के पर्सन, है ना, जेंडर के पर्सन, ठीक है, यानी कि मेल मेल और फीमेल फीमेल जब शादी करते हैं, ठीक है, तो उसी को सेम सेक्स मैरिज कहा जाता है। तो अ, बहुत ज़्यादा डिबेट इसके ऊपर पूरी दुनिया में चल रही है, इंडिया में भी चल रही है। तो अभी हाल ही में एक एशियन कंट्री है जिसने इसको रजिस्टर करना शुरू कर दिया है, और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है इस कंट्री का। तो ये कंट्री कौन सा है? तो ये कंट्री है भाई नेपाल। ठीक है, नेपाल ने अभी हाल ही में क्या किया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, है ना, स्टार्ट रजिस्टरिंग सेम सेक्स मैरिज रिसेंटली। ठीक है, तो आपका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है? तो ये भी नेपाल है। ठीक है, ऐसा करने वाली ये पहली साउथ एशियन कंट्री बन गई है। ठीक है, फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अनाक क्राकाटाउ। ठीक है, ये एक वोल्केनो है इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में क्या कर गया है, ये इरप्ट कर गया। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन से आपको पता ही है क्या होता है, बहुत सारा मैग्मा जो लावा होता है वो बाहर निकलता है, और बहुत सारी ऐसे जो धूल मिट्टी होती है वो निकलती है और जो आसमान में फैल जाती है। तो इससे भी ऐसे ही हुआ, है ना, लगभग 1200 मीटर ऊंचा, ठीक है, एसिड का एक गोला बन गया पूरा, है ना, जो क्लाउड है पूरा किससे, एसिड से गिर गया। तो याद रखेंगे अनाक्राकटाउ कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि हाल ही में, है ना, उद्घटित हुआ या हाल ही में फटा अनाक्राकटाउ किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो योर आंसर विल बी इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक कंट्री है, ठीक है, उसने अपने यहाँ पे क्या करके रखा था, जो स्मोकिंग है उसको बैन करके रखा था। इसको बैन करके रखा था, और स्मोकिंग को बैन करने वाला ये पहला कंट्री बना था। बट अभी हाल ही में इसने अपने डिसीजन से क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, यानी कि अब इसने जो स्मोकिंग पर जो बैन लगा था उसको हटा दिया है। ठीक है, रीजन क्या है इस बैन के पीछे, कि इस कंट्री को अपने लोगों के दबाव के चलते जो है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में क्या करना पड़ा, कटौती करनी पड़ी, यानी कि इनकम टैक्स कम करने पड़े। अब जब टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट कम खर्च कर पाएगी, डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, तो सरकार ने रास्ता निकाला कि ठीक है इनकम टैक्स को, है ना, घटा देते हैं, हम जो पैसा है वो कहीं और से वसूल कर लेंगे। तो आ, उस सरकार ने तरीका निकाला कि हमने कुछ दिन पहले जो है स्मोकिंग बैन करी थी, तो उस स्मोकिंग को हम क्या करते हैं, दोबारा से शुरू कर देते हैं। स्मोकिंग, है ना, सिगरेट आती है, सिगार आती है, तो ये सब लग्जरी में आता है, इन पर टैक्स भी बहुत हाई लगता है। तो सरकार ने सोचा कि हमें टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा और जो इनकम टैक्स है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि लोग भी खुश हो जाएंगे और सरकार की इनकम भी कम नहीं होगी। तो ये हाल ही में कौन सा कंट्री है जिसने स्मोकिंग बैन को, ठीक है, अपने कंट्री में लगे स्मोकिंग बैन को हटा दिया है, ठीक है, टू फंड टैक्स। तो ये है आपका न्यूजीलैंड। याद रखेंगे न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि भाई अभी हाल ही में किस कंट्री ने अपने देश में लगा स्मोकिंग का बैन लिफ्ट ऑफ कर दिया है? तो योर आंसर विल बी न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन सीनेट, ठीक है, इसके लिए इलेक्शन हुए। ठीक है, और एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ठीक है, जो इसके लिए चुना गया है। ये पहले भी एमपी रह चुके हैं, बट इनका कमबैक हुआ है दोबारा से, तो इनका नाम है दीप शर्मा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज इलेक्टेड एज द सीनेटर ऑफ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट? तो योर आंसर विल बी देव शर्मा। ठीक है, या पूछा जा सकता है कि हाल ही में वह कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियन सीनेट में चुना गया है? तो योर आंसर विल बी देव शर्मा। ठीक है, चलिए, पिग वायरस,
बहुत चर्चा में है, पूरे देश दुनिया में ये इसने चर्चा बटोर के रखी है पिग वायरस ने। तो ये किस देश में फाइंड आउट हुआ है, ठीक है, तो ये जिस देश में फाइंड आउट हुआ है उस देश का नाम है यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, H1N2, H1N2, याद रखना। यही दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यही दो क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सब पूछेगा कि हाल ही में जो पिग वायरस फैला वो किस कंट्री में फैला, तो योर आंसर विल बी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में फैले पिग वायरस का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा H1N2, ठीक है। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में इंडिया ने अपॉइंट किया है अपना हाई कमिश्नर, कहां पे, मोजाम्बिक में, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक, ठीक है। तो मोजाम्बिक सबसे पहले जान लेते हैं भाई, मोजाम्बिक कहां पे है। मोजाम्बिक एक कंट्री है जो कि अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और ये हाई कमिश्नर क्या होता है, हाई कमिश्नर ये, तो देखो कोई कंट्री जब दूसरे कंट्री में अपना ऑफिस बनाता है, ठीक है, तो उसे दो नामों से जाना जाता है बेसिकली दुनिया में, ठीक है। एक है आपका एम्बेसी, ठीक है, और दूसरा है हाई कमीशन, ठीक है। एम्बेसी किसी भी कंट्री में बनाई जा सकती है, बट हाई कमीशन बनाने के लिए एक कंडीशन होनी जरूरी है। हाई कमीशन सिर्फ उन्हीं देशों में बनता है जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं, ठीक है। कहां पर बनता है ये, है ना, ऐसे देश जो पूर्व में ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं, ठीक है, कॉलोनी रह चुके हैं, ठीक है। मान लो जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुके हैं। तो पाकिस्तान अगर इंडिया में अपना ऑफिस खोलेगा तो उसको क्या कब बोलेगा, हाई कमीशन। इंडिया पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलेगा उसको क्या बोलेगा, हाई कमीशन, ठीक है। तो हाई कमीशन का जो चीफ होता है, ठीक है, एक सुप्रीम अधिकारी बैठाया जाएगा ना, ऑफिस का कोई, ऑफिस को कोई चलाने वाला होना चाहिए ना, उसी ऑफिसर को क्या बोला जाता है, हाई कमिश्नर बोला जाता है, ठीक है। एम्बेसी, है ना, जैसे यूएसए और इंडिया, ठीक है। इंडिया यूएसए, यूएसए ब्रिटेन का स्लेव नहीं रहा है, ठीक है, रहा है बट वो मानता नहीं है खुद को। तो इंडिया यूएसए में जो ऑफिस खोलेगा उसको क्या बोलेगा, एम्बेसी बोलेगा, ठीक है। यूएसए इंडिया में जो ऑफिस खोलेगा उसको क्या बोलेगा, एम्बेसी बोलेगा, ठीक है। तो समझ में आया इन दोनों का अंतर। हाई कमीशन उसी देश में ऑफिस को कहा जाएगा जब दोनों देश, ठीक है, ब्रिटेन के गुलाम रह चुके। अगर एक देश ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है, एक देश नहीं रह चुका है, तो ना वहां पे एम्बेसी खुलेगी, ठीक है। या फिर दोनों देश ब्रिटेन के गुलाम नहीं रह चुके हैं तो उसको भी क्या बोला जाएगा, एम्बेसी बोला जाएगा, ठीक है। आया समझ में ये चीज। चलिए नेक्स्ट, जी हाँ, मलेशिया। क्या किया है मलेशिया ने कि जो वीजा फ्री ट्रेवल है ना, इंडियन विजिटर्स के लिए और चाइनीज सिटीजन के लिए, दोनों के लिए ओपन कर दिया। यानी कि अब मलेशिया जाने के लिए अब आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। देर इज नो वीजा रिक्वायर्ड टू गो टू मलेशिया। आप सिंपल जैसे दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, लखनऊ से कानपुर जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल आपको क्या चाहिए होता है, एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है, और पासपोर्ट चाहिए होता है जो आप प्रूव करता है कि भाई आप, है ना, कि आप एक लेजिटिमेट सिटीजन हो, ठीक है, कोई आतंकवादी नहीं हो, कोई गैंगस्टर नहीं हो, आप पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो बस आपको पासपोर्ट और एक वैलिड आईडी प्रूफ की जरूरत है और आप मलेशिया जा सकते हो। तो अब मलेशिया जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिल्ली से लखनऊ जाना, ठीक है, याद रखेंगे। मलेशिया ने वीजा फ्री ट्रेवल दिया, इससे पहले किसने दिया था, श्रीलंका ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या हुआ कि भाई एक कंट्री है उसने अपनी एम्बेसी क्या कर दी, क्लोज कर दी इंडिया में, ठीक है। तो कौन सा देश है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान क्लोजेस इट्स एम्बेसी
इन इंडिया परमानेंटली। ठीक है, तो अफगानिस्तान ने इंडिया में अपनी जो एम्बेसी है वो परमानेंटली क्लोज कर दी। अब रीजन क्या है इसके पीछे, भाई क्यों एम्बेसी क्लोज कर दी? एम्बेसी क्यों बनाई जाती है? एम्बेसी बनाई जाती है दो देशों के संबंध बनाने के लिए। ठीक है, अब मान लो जैसे इंडिया है, यूएसए है, दोनों ने, है ना, अपनी अपनी एम्बेसी बना के रखी है दोनों देशों में। यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में। अब मान लो इंडिया को कोई बात कहनी है यूएसए से, ठीक है, अब तो इंडिया से कोई लोग तो जाएंगे नहीं, लोग तो भेजा नहीं जाएगा, उसमें समय की बर्बादी हो सकती है। तो ये मैसेज किसको दिया जाता है? जो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, ठीक है, उसको दिया जाता है, और ये मैसेज एम्बेसी जो होती है उस देश की अपने देश को पहुंचा देती है। तो सिंपल काम ये होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा काम होता है एम्बेसी का, किसी देश में, किसी दूसरे देश में किसी देश की एम्बेसी होने का मतलब ये है कि भाई उस देश को, है ना, जो दूसरा देश है वो स्वीकार करता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पाकिस्तान और इजराइल। ठीक है, अब इजराइल की कोई एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, ना ही पाकिस्तान की कोई एम्बेसी इजराइल में। रीजन क्या है कि पाकिस्तान इजराइल को एक कंट्री मानता ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही स्वीकार नहीं करता है इजराइल। ठीक है, ना ही पाकिस्तान पाकिस्तान इजराइल की गवर्नमेंट को मानता है कि भाई कौन प्रधानमंत्री है, किसी को वैल्यू नहीं देता वो। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान और इजराइल ने एम्बेसी नहीं खोली हुई है। ठीक है, बट सेम केस हुआ है अफगानिस्तान के केस में। अफगानिस्तान को हम एज ए कंट्री तो रिकॉग्नाइज करते हैं, बट अफगानिस्तान में करंटली जो गवर्नमेंट है वो तालिबान की गवर्नमेंट है। और तालिबान क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। ठीक है, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो किसी सरकार का मुखिया नहीं मानता है, किसी सरकार का चीफ नहीं मानता है। इसी वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी जो एम्बेसी है वो क्या कर दी है? क्लोज कर दी है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी क्लोज कर दी है इंडिया में परमानेंट, कि भाई तुम हमें मानते ही नहीं हो तो फिर हम एम्बेसी का करना ही क्या है? ठीक है, क्या ही बातचीत करोगे? ठीक है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, डच इलेक्शंस। ठीक है, अभी हाल ही में डच इलेक्शंस हुए। डच इलेक्शंस, डच किसको कहा जाता है? जो लोग नीदरलैंड्स में रहते हैं, नीदरलैंड्स में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? डच बोला जाता है। इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, तो नीदरलैंड में अभी हुए इलेक्शन। ठीक है, और वहां पे एक पर्सन जीता है जो बिल्कुल राइट विंग अप्रोच रखता है। ठीक है, अब ये राइट विंग अप्रोच क्या होती है जानते हैं, चलिए। ये राइट विंग अप्रोच क्या होती है? दो तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है मेनली। ठीक है, वैसे तीन तरह की होती है, बट दो तरह की मेन पॉलिटिकल पार्टी होती है। एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होती है कि भाई जो पुराना ट्रेडिशन है ना उनको फॉलो मत करो, डोंट फॉलो ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, वहीं राइट विंग जो पार्टी होती है उनका क्या होता है कि भाई ट्रेडिशंस को फॉलो करो, ट्रेडिशंस को फॉलो करो। लेफ्ट विंग पार्टियां कहती हैं कि भाई देखो, जो हमारे देश में रह रहे हैं भाई, हमारे जो राइट विंग पार्टियां हैं वो कहती हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं भाई हमारे सिटीजन है, बाकी हम किसी को नहीं मानते। वैसे ही लेफ्ट विंग पार्टियां कहती है नहीं, पूरी जो दुनिया है ना वो ग्लोबल विलेज है ना, तो दुनिया का कोई भी सिटीजन, ठीक है, अगर हमारे यहाँ रहने आता है तो हम उसको उतना ही मान सम्मान और वही राइट्स देंगे तो हमारे सिटीजन को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी एक के बाद एक राइट विंगर गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन हो रहा है यूरोप में। तो नीदरलैंड में एक फार राइट जो गवर्नमेंट है वो चुनी गई है। फार राइट का मतलब क्या है? ठीक है, ये ट्रेडिशंस को मानते हैं। ठीक है, ये दूसरे देशों के से आए हुए इनके यहाँ जो इमिग्रेंट हैं ये उनको अपना सिटीजन नहीं मानते। ठीक है, तो नीदरलैंड्स में एक बहुत बड़ा इशू है इमिग्रेंट का, जो मुस्लिम इमिग्रेंट सीरिया से या जो आपके जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं लीबिया वगैरह से भाग के नीदरलैंड्स पहुंच गए। ठीक है, तो जो फार राइट है उनका कहना है कि भाई नहीं, इनको हमारे देश में नहीं होना चाहिए, ये इनका देश नहीं है, हमने बड़ी मेहनत से ये देश बनाया है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस देश को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम पावर में आएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसी ही गवर्नमेंट्स बन रही हैं पूरे यूरोप में।
जिनमें से अभी नीदरलैंड में चुनाव हुआ है, तो वहां भी एक ऐसी ही गवर्नमेंट बनने जा रही है, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन हैं ग्रीट वाइल्डर्स, अब वो बनेंगे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो कौन है जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है? इनका नाम है मिस्टर ग्रीट वाइल्डर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट किस कंट्री में बनाया गया? ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट आप सभी समझते होंगे, है ना। एक बहुत बड़े से लैंड पे बहुत सारी जो सोलर प्लेट्स हैं वो लगा दी गई हैं, जिससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल साइट क्या होता है कि एक ही स्थान पर, ठीक है, एक ही स्थान पर बहुत सारी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है? सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट मतलब बोला जाता है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। ये कहाँ, किस कंट्री में है, किस कंट्री को बिलोंग करता है? तो ये कंट्री है यूएई। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूएई, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? साथ में जीके भी करते चलो। इसकी कैपिटल है भाई आबू धाबी, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बनने जा रहा है? ठीक है, यूएई में बनने जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में बनने जा रहा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में इजराइल ने जो लश्कर ए तैयबा है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो कौन सा कंट्री आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा? हाल ही में किस कंट्री ने लश्कर ए तैयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया? तो योर आंसर विल बी इजराइल, ठीक है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इजराइल ने किस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया? तो योर आंसर विल बी लश्कर ए तैयबा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब क्या है ये लश्कर ए तैयबा, क्या है और क्यों इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया? ठीक है, तो लश्कर ए तैयबा की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश में जो मुंबई अटैक हुए थे, 26/11 के जो मुंबई अटैक हुए थे, वो भी इसने करवाए थे। तो दुनिया का लगभग हर कंट्री, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो फ्रांस हो, इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। बट इजराइल ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना था अभी तक। रीजन उसके पीछे ये था कि इजराइल में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है हमास, ठीक है। हमास को इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता, तो इजराइल प्रेशर बनाता था कि भाई आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं मानते, ठीक है। तो इंडिया कहता था कि भाई हम जो पैलेस्टाइन है उसका अस्तित्व है उसको स्वीकार करते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग हमास क्या है? फ्रीडम फाइटर है। तो इजराइल कहता था ठीक है, तो फिर हम भी लश्कर ए तैयबा को क्या नहीं करने वाले, हम भी लश्कर ए तैयबा को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानेंगे। बट अभी हाल ही में सिनेरियो चेंज हुआ है, हमास ने इजराइल पर अटैक किया, जिसके बदले में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने उस हमले को टेररिस्ट हमला बोला, ठीक है, एक टेररिस्ट अटैक बोला। जिसके बाद इजराइल ने खुश होकर क्या कर दिया? लश्कर ए तैयबा को क्या कर दिया? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट में? यूरोप में, ठीक है। और इसकी कैपिटल भी क्या है? लग्जमबर्ग ही है। छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल। अगर आप देखो तो दिल्ली भी इससे काफी बड़ा है, दिल्ली नोएडा हमारा एनसीआर जो है वो भी इससे काफी बड़ा है, ठीक है। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग ही है और ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो अभी हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुए प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। तो कौन बना है लग्जमबर्ग का नया प्राइम मिनिस्टर? तो ये है मिस्टर ल्यूक फ्राइडन, जिनको लग्जमबर्ग का क्या चुना गया है? नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। और ये भी फार राइट उससे आते हैं, ठीक है। ये भी एक राइट विंगर लीडर है, ठीक है। तो इनको चुना गया है लग्जमबर्ग का नया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट,
चलिए, अभी हाल ही में क्या हुए, अर्जेंटीना में भी इलेक्शन हुए। अर्जेंटीना में भी इलेक्शन हुए क्या, और अर्जेंटीना में भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ठीक है, अर्जेंटीना में एक ऐसा पर्सन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना है जो लिटरली एक यूएसए लवर है, यानी कि यूएस को बहुत प्यार करता है, बहुत प्रो यूएसए है। और इतना प्रो यूएसए पर्सन है कि इसने प्रेसिडेंट बनते ही क्या करा, अपने फेडरल बैंक को, जो उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे इनका भी फेडरल बैंक है, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया कि आज से हम कोई रिजर्व बैंक नहीं रखेंगे। तो लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा हम यूज करेंगे यूएस का डॉलर, यूएस का डॉलर यूज करेंगे और हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना प्रो यूएसए पर्सन है, या इतना प्रो कंट्री पर्सन कि भाई जिसने अपना सेंट्रल बैंक ही बंद कर दिया अमेरिका के प्यार में। ठीक है, तो कौन है ये पर्सन, जो चुने गए हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति, और इनका नाम है मिस्टर जेवियर मिली। बहुत चर्चा में रहने वाले हैं और एग्जाम्स में भी बहुत चर्चा में रहने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने स्टेप ऐसे लिए हैं ना कि पूरी दुनिया को इन्होंने शॉक करके रख दिया। अब अर्जेंटीना, अर्जेंटीना को एक ऐसा कंट्री माना जाता था जो लिटरली यूएसए से, अमेरिका से, ब्रिटेन वगैरह से हेट करता था। ठीक है, और जो अमेरिका और ब्रिटेन है वो भी अर्जेंटीना से नफरत करते थे। और जो यूएसए ब्रिटेन है उनका तो ये कहना था भाई अर्जेंटीना को अगर आप हथियार बेचोगे, जो कंट्री अर्जेंटीना को हथियार बेचेगा हम उसे क्या मानेंगे, दुश्मन मानेंगे। वहां पर एक ऐसा प्रेसिडेंट आ जाना जो लिटरली यूएसए को क्या करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। तो इन्होंने सिर्फ अपना सेंट्रल बैंक नहीं बंद करा, जो एक इंडिया चाइना का एक ग्रुप है, इंडिया चाइना रशिया का एक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो 2024 में अर्जेंटीना को इसमें शामिल किया जाना था। इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही क्या बोला कि भाई साहब नहीं, हमें तो शामिल नहीं होना आपके साथ में। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिक्स में जाने से मना कर दिया, अपना फेडरल बैंक बंद कर दिया। ठीक है, तो ये है जेवियर मिली, जो अर्जेंटीना के नए प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं। तो याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से, है ना। चलिए नेक्स्ट, अभी दुनिया में क्या चल रहा है भाई, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, अब कुछ जो कंट्री हैं या कुछ ग्रुप्स हैं वो इजराइल का साथ दे रहा है, कुछ हमास का साथ दे रहा है। तो हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका साथ देने वाले कौन होंगे भाई, टेररिस्ट ही होंगे। ठीक है, मैं हमास की बात कर रहा हूँ, मैं पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करता हूँ, बट मैं हमास को सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमास को सपोर्ट करने वाले क्या होंगे, टेररिस्ट ही होंगे, बट वैसी बात है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेबल ग्रुप है, जिसने हमास को सपोर्ट करने के लिए एक इंडियन बेस जो शिप है, कार्गो शिप है, उसको हाईजैक कर लिया। ठीक है, क्या नाम है इस इंडियन बेस कार्गो शिप का, और क्या नाम है उस ग्रुप का। ठीक है, तो जिस शिप को हाईजैक किया गया उसका नाम है गैलेक्सी लीडर, गैलेक्सी लीडर। ठीक है, गैलेक्सी लीडर। ठीक है, इसको हाईजैक किया गया, और किसने हाईजैक किया, ठीक है, एक ग्रुप है ये, आतंकवादियों का ही ग्रुप है, हूती रेबल्स, जो कहाँ किस देश में काम करता है, यमन में काम करता है। ठीक है, यमन में काम करता है। ठीक है, तो किस शिप को किया गया हाईजैक, गैलेक्सी लीडर को हाईजैक किया गया। या तो आपसे ये पूछेगा कि हाल ही में किस शिप को हूती रेबल्स ने, है ना, हाईजैक कर लिया, तो आपका आंसर होगा गैलेक्सी लीडर। और या ये पूछ सकता है कि हाल ही में एक कार्गो शिप जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाईजैक कर लिया, उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है हूती। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, जी, स्पेन में भी इलेक्शन हो गए। ठीक है, और स्पेन में भी एक नई गवर्नमेंट चुनी गई है। ठीक है, तो उस नई गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर हो गए कि भाई कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। तो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर है वो दोबारा से री इलेक्ट होके आए हैं, और इनका नाम है पेड्रो सैंचेज, पेड्रो सैंचेज। ठीक है, इनको स्पेन का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, पेड्रो सैंचेज साहब को। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को कि हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन।
तो पेड्रो सैंचेज। स्पेन में क्या है, एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे एक राजा होता है जिसकी पोजीशन हमारे राष्ट्रपति की तरह होती है, और एक प्राइम मिनिस्टर होता है जिसकी पोजीशन हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह होती है। बिल्कुल ब्रिटेन वाला सिस्टम इन्होंने अपना के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं। मालदीव में इलेक्शन हुए, तो मालदीव में एक ऐसा पर्सन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना है जो बिल्कुल एंटी इंडिया है, यानी कि नफरत करता है ये पर्सन इंडिया से। और जबकि मालदीव इंडिया का क्या है, एक फ्रेंड कंट्री है, बहुत हेल्प करता है। हमारा इंडिया है वो काफी हेल्प करता है मालदीव। बट ऐसे में एक पर्सन है जो इंडिया से नफरत करता है और अब वो बन गया है मालदीव का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट बना ही इस शर्त पे, इस कैंपेन कैंपेन के साथ में कि भाई जब मैं पावर में आऊंगा ना, तो जो इंडियन आर्मी मालदीव में रहती है ना, मैं उसको बाहर कर दूंगा। ठीक है, इन्होंने एक कैंपेन चलाया अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट आपके इलेक्शन के टाइम पे। इसका नाम था इंडिया आउट, इंडिया आउट। ठीक है, तो फाइनली अब ये बन गए हैं प्रेसिडेंट, और अब देखते हैं कि ये इंडिया आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, है ना। फिलहाल खबर ये आ रही है कि भाई इन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे बोल दिया है कि भाई जो आपके हमारे पास, हमारे देश में आपकी जो इंडियन आर्मी रह रही है ना, अब उसको वापस बुला लो, हम नहीं चाहते। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू फॉर योर सिक्योरिटी, बट अब हमें आपकी आर्मी की कोई जरूरत नहीं। तो कौन है ये पर्सन जो मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने? इनका नाम है मोहम्मद मोइजू, याद रखेंगे, मोहम्मद मोइजू। ये बने हैं मालदीव के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो हमारे यहाँ परंपरा है ना, इंडिया और मालदीव के बीच में, जब भी मालदीव में कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो जब उसकी शपथ ग्रहण समारोह होता है, ओथ सेरेमनी होती है, स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। तो इस बार भी इंडिया ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और इनका नाम है, जो यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, इनको मालदीव भेजा गया है। ठीक है, जो मोहम्मद मोइजू हैं उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इस ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, पूछा जाएगा क्योंकि बहुत चर्चा में है मोहम्मद मोइजू। चलिए नेक्स्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं अभी। मैंने आपको बताया था कि भाई माउंट मेरापी इरप्ट हो गया, और अभी माउंट क्राकाटाउ इंडोनेशिया में वो भी इरप्ट हो गया। तो वॉल्केनो बहुत तेजी से इरप्ट हो रहे हैं पूरे दुनिया में। तो अभी हाल ही में एक वॉल्केनो है जो इरप्ट हो गया है अभी हाल ही में, और ये वॉल्केनो बिलोंग करता है रशिया से। ठीक है, तो क्या नाम है इस वॉल्केनो का, रशियन वॉल्केनो का, जो अभी हाल ही में इरप्ट हो गया? तो इस वॉल्केनो का नाम है क्लूचेवस्किया, क्लूचेवस्किया सोपका। याद रखेंगे, क्लूचेवस्किया सोपका। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि भाई जो क्लूचेवस्किया सोपका वॉल्केनो है वो किस कंट्री में है, तो आप याद रखेंगे रशिया में है ये कंट्री, रशियन कंट्री में है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, चिली बिकम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस अलायंस को 2015 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम, हमारे एनसीआर में है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब दुनिया भर के लेवल पे एक जो सोलर एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी ऑन ग्लोबल लेवल, ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारे गुरुग्राम इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में पहला इंटरनेशनल जो है जो कोई एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बना।
ठीक है, 2015 में बना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, ग्लोबल लेवल पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, चलिए, तो अभी हाल ही में इसका 95th मेंबर है कोई कंट्री जो बना है, तो कौन सा है वो कंट्री जो आईएसए का 95th मेंबर बना है, इसका नाम है चिली। याद रखेंगे, चिली बिकम्स द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अरेंज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए, फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बना है। ठीक है, तो ये क्यों बना है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो जानते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ये बात जब उठी, जब, एक मिनट इसको रैप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बात तब उठी भाई, गूगल को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट को देख लो, ठीक है, इन सबके जो हेड हैं, जो सीईओज हैं, वो कहाँ के हैं, इंडियंस हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, है ना, इंडियंस है। ठीक है, तो एक रिसर्च ग्रुप को भेजा गया इंडिया में कि भाई पता करो कि मतलब इंडिया में ऐसा क्या है। एक पिछड़ा कंट्री है, है ना, पिछड़ा कंट्री है, गरीब देश है, भुखमरी बहुत ज्यादा है, भिखारी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे। पता करो ऐसा क्या है उस कंट्री में कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है ना, तो अमेरिका के लोग बन पा रहे हैं, ना चाइना के लोग बन पा रहे हैं, ना जापान के लोग बन पा रहे हैं, बट इंडियन बन जा रहे हैं। तो एक रिसर्च ग्रुप इंडिया आया और उसने रिसर्च शुरू की। तो उसे अपनी रिसर्च में पता चला कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है ना, इनमें एक चीज कॉमन है कि ये सारे के सारे कहाँ से पढ़े हुए हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो आईआईटी में रिसर्च करते हैं, भाई आईआईटी में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब आईआईटी गए तो इन्होंने देखा कि भाई एक नॉर्मल से जो इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बहुत अच्छी लैब फैसिलिटीज भी नहीं है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा, बताया कि भाई देखो, ना तो यहाँ पे अच्छी लैब फैसिलिटी है, ना अच्छे क्लासरूम्स हैं। ठीक है, तो फिर इनसे पूछा गया फिर ये सुंदर पिचाई और सत्या नडेला क्यों पैदा हो रहे हैं बार बार। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है कि ना तो लैब ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आईआईटी की जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा यूनिक है। इस वजह से सुंदर पिचाई और आपके सत्या नडेला जैसे लोग, है ना, सीईओ बन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। ठीक है, तो इस रिसर्च के बाद एक सर्ज आ गया कि भाई दुनिया भर से डिमांड आने लगी कि भाई इंडिया से कि हमारे यहाँ भी आप आईआईटी खोल दो, हमारे यहाँ भी आईआईटी खोल दो। ठीक है, तो इंडिया ने कहा ठीक है, हम आपके यहाँ आईआईटी एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में एक कंट्री था जो आया इंडिया के पास कि भाई हमें भी आईआईटी चाहिए, तो इंडिया ने हामी भर दी और वो कैंपस अब बनके तैयार हो गया है। और ये पहला आईआईटी होगा जो आउटसाइड इंडिया होगा। और इसको बनाया है किसने, इस आईआईटी को आईआईसी मद्रास ने बना के तैयार किया है। तो ये कहाँ बनने वाला है, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ आईआईटी, और ये बनने वाला है आपका तंजानिया में। तंजानिया में एक जगह है जिसका नाम है जानजीबार आइसलैंड। ठीक है, तो जानजीबार आइसलैंड, है ना, इस पर बनने वाला है फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि दुनिया का पहला आईआईटी, है ना, आउटसाइड इंडिया कहाँ बना है, तो तंजानिया जानजीबार आइसलैंड। जानजीबार आइसलैंड बड़ा फेमस है, इसके लिए फेमस है, काली मिर्च के लिए, सॉरी, लौंग के लिए। लौंग जो मसाले वाली लौंग होती है, उसके लिए फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक कंट्री और है जिसने हमारे लिए वीजा फ्री एंट्री बिल्कुल अलाउ कर दी है, और ये कंट्री है थाईलैंड। ठीक है, तो अब श्रीलंका और मलेशिया की तरह थाईलैंड जाना भी वैसे ही है जैसे दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, तो थाईलैंड ने वीजा फ्री एंट्री दी है। ये सब हो क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि भाई 2030 तक, ठीक है, इंडियंस लोग जो लोग हैं ना, टूरिज्म पे बहुत सारा पैसा खर्च करने वाले हैं। तो अभी कंट्री चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे पास आए, और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट कब आएंगे भाई, जब उन्हें रिलैक्सेशन दोगे, जब उन्हें अच्छे अच्छे पैकेजेस दोगे, है ना। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वीजा। वीजा मिलने में बहुत बहुत टाइम मिल लग जाता है। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई कहीं टूरिज्म पे जाना है, किसी कंट्री में घूमने जाना है,
ठीक है, पता चला कि मुझे उसका वीजा ही 2.5 महीने बाद मिलेगा, ठीक है, तब तक मैं बिजी हो जाऊंगा और मुझे टूरिज्म पे जाना है अभी, तो फिर मैं क्या करूंगा, उस कंट्री को अपनी लिस्ट से बाहर कर दूंगा। तो इसीलिए सारी कंट्रियां क्या कर रही हैं कि वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में भूटान के किंग है, ठीक है, इन्होंने विजिट किया है इंडिया को। इनका नाम क्या है, ठीक है, इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। वांगचुक, ठीक है। तो ये आए और इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, इंडियन प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारी वार्तालाप इनकी हुई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि भाई हाल ही में भूटान के राजा ने, है ना, भारत की यात्रा की, इनका नाम क्या है, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी हाल ही में गवर्नर है मध्य मिजोरम के, इन्होंने अपना एडीसी अपॉइंट किया एक महिला को, और वो महिला एडीसी बनने वाली पहली महिला है। एडीसी आपने सुना होगा, 8D कैंप, फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत नहीं। आपने देखा होगा गवर्नर के पीछे एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी के लोग खड़े होते हैं, 2 लोग खड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है, एडीसी बोला जाता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, गवर्नर एक सत्ता का प्रतीक होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है आर्मी का, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सत्ता को दिखाने के लिए गवर्नर के पीछे क्या होता है, ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी से कोई ना कोई पर्सन होता है, ठीक है। तो मोस्टली पर्सन ये अभी तक मेल ही होते थे, ठीक है, और महिला नहीं होती थी। तो पहली बार किसी महिला को एडीसी अपॉइंट किया गया है। इन महिला का नाम क्या है, ठीक है, तो इनका नाम है मनीषा पाठी, ठीक है, मनीषा पाठी, ठीक है। और ये स्क्वाड्रन लीडर है, ठीक है, एयरफोर्स ऑफिसर है, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स में ही होता है। इनका नाम मनीषा पाठी। किस गवर्नर ने इनको अपॉइंट किया है, तो मिजोरम के गवर्नर ने, ठीक है, मिजोरम के गवर्नर ने। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर ने अभी हाल ही में एक फीमेल ऑफिसर को अपना एडीसी बनाया है, तो मिजोरम गवर्नर, ठीक है। अब या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस महिला को, ठीक है, मिजोरम के गवर्नर ने इंडिया का पहला वुमेन एडीसी बनाया, तो याद रखेंगे स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। तो थैंक यू सो मच।